हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ रहे थे मापन संबंधी परिभाषाएं। इसमें हम कुछ एक आध परिभाषाएं देख चुके हैं, एक आध क्या मतलब 4-5। अगला हमारा जो इसके रिलेटेड डेफिनेशन है कैलिब्रेशन। देखिए क्या होता है कि मेज़रमेंट में जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के बाद ना वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअल सही रीडिंग नहीं देता है, कह सकते हैं। मतलब कि जो भी फिज़िकल चेंज है, मतलब बाहर के वातावरण में या जो भी चेंज हमको मेज़र करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग आ रही है वो शुरुआती के कुछ यूज़ के लिए तो ठीक आती है, एग्जैक्ट आती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो अगर अब इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसका ओरिएंटेशन क्या है। मतलब प्लेन सरफेस पे यूज़ कर रहे हो, इंक्लाइंड सरफेस पे यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उस वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो इन सब का इफ़ेक्ट हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो उसकी रीडिंग होती है वो डिफ़र कर जाती है। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो वो डिफ़र कर जाती है। तो उसका वही ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि भाई हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बहुत बार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम उस अपने इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है उससे फिर उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। तो हम और उसके बाद फिर से जो भी चेंज आए होते हैं इंस्ट्रूमेंट में उसको एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में क्या है, अरे क्या हो रहा है, हाँ, इस ग्राफ में क्या है कि देखिए ये इनपुट है, एक एक्स एक्सिस पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है वाई एक्सिस पे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है और ये क्या है, फिज़िकल चेंज, मतलब जो सा भी चेंज आ रहा है उसको मेज़र करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको ये हमारा इनपुट है, ठीक है, जो भी फिज़िकल चेंज हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये एक आउटपुट मिला। ऐसे ही हमने और कई सारे पॉइंट लिए, तो जैसे ये भी एक पॉइंट बनता है, और सॉरी ये पॉइंट एक बनता है, ऐसे ही ये एक पॉइंट बनता है। तो हमने ऐसे ही करके कई सारे ऑब्जर्वेशन लिए और कई सारे वैल्यू लिए। तो एक बारी हमने जो रीडिंग ली है ये इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। मतलब पहले छोटा इनपुट था, फिर इनपुट मतलब फिजिकल चेंज पहले छोटा था, फिजिकल चेंज छोटा था, फिर हम उसको बढ़ाते गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको इंस्ट्रूमेंट पे आउटपुट मिलता चला गया। तो ये हमको एक लाइन मिल गई इन सारे पॉइंट्स को जब हमने मिला लिया तो। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, हमने अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा चेंज किया। एक सेकेंड, हाँ, अपना ऑब्जर्वेशन जो हमारा ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल चेंज है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अब हम फिजिकल जो चेंज है उसको घटाते जा रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा कुछ क्या है, फिजिकल चेंज है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग को क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ मिल रहा है। ये हमारा फिजिकल चेंज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग ये मिल रही है। ये हमारा कुछ चेंज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग कुछ ये मिल रही है। तो हमको ये एक लाइन मिलेगी अगर सारे बिंदुओं को मिला दें। ठीक है, तो देखो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए अगर हम ये पॉइंट इसकी बात करें, ठीक है, तो देखिए सेम हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट है, ये मान लो इनपुट 1 है तो इसके लिए ये आउटपुट 1 मिल रहा है। अब देखो ये जो इनपुट 1 है इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आया, लेकिन ये वाली जो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये मान लो आउटपुट 2 है और ये इनपुट 2 है।
ये इनपुट 2 इनपुट 1 से तो छोटा है, लेकिन इसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन नहीं दे पा रहा है ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो हमको क्या इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन अगर हमको ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो हम क्या करें, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच का मीडियन ले लेते हैं। तो मीडियन लेंगे तो हमको अपनी फिर से ये वाली लाइन मिल जाएगी, जो ये लाइन है। और हम अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो फिर हम जो ऑब्जर्वेशन है इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग वाले को यूज़ करेंगे। देखिए ये जो कैलिब्रेशन है वो इन जनरल उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है जहाँ फ्लक्चुएशन की संभावना होती है, जैसे वाइब्रेशन मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिन इंस्ट्रूमेंट में हमको यूज़ करना पड़ता है कैलिब्रेशन, ठीक है। ये एक्सीलरोमीटर है, ये हमारे सिलेबस में हमको पढ़ेंगे भी, एक सिस्मिक एक्सीलरोमीटर करके भी है। तो उसमें यही होता है कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिस्मिक एक्सीलरोमीटर रखा हुआ है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक्सीलरोमीटर के वाइब्रेशन पे जो इंस्ट्रूमेंट अंदर होगा उसके वो भी वाइब्रेट करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो जाती है, जिससे हमको जो हमारा रीडिंग है वोल्टेज की रीडिंग उसमें वेरिएशन आता है। तो हम मेज़र कर लेते हैं कि भाई कितने का ये वाइब्रेशन हो रहा था, कितने इंटेंसिटी से हो रहा था। तो वो सब हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो कैलिब्रेशन में यही है कि हम जब लॉन्ग टर्म तक कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ एरर की संभावना होती है, जिस तरह से हमने उसको सेट किया होता है मेज़रमेंट के लिए उस तरह से वो काम नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म के बाद हम उसको फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से सही कर लेते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी है हिस्टेरिसिस। देखिए हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि देखिए इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ड्यू टू नेचुरल रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखिए हम जानते हैं एक हमारी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, प्रत्यास्थता हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। तो प्रत्यास्थता में क्या होता है कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, अपना साइज और शेप क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। और इलास्टिक लिमिट के बाद जब लगाते हैं तो वो अपना साइज और शेप गेन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस में ये है, इसमें भी यही होता है कि अगली प्रॉपर्टी हमारी हिस्टेरिसिस, ठीक है। हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि देखिए इसमें ये पॉइंट है ड्यू टू नेचुरल रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम थोड़ा जो हम प्रीवियस नॉलेज है हमारी उससे कनेक्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं हमारा कोई भी मटेरियल है वो प्रत्यास्थ होता है, अप्रत्यास्थ होता है। तो प्रत्यास्थ में क्या होता है कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपने साइज और शेप को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, ठीक है। और अगर प्रत्यास्थ सीमा के बाहर लगाएंगे तो वो रिगेन नहीं कर पाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है हिस्टेरिसिस में कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी किसी पदार्थ का ही बना होगा। तो उसमें जब हम लोडिंग और अनलोडिंग की कंडीशन लाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि उसकी इनर्शिया के कारण या उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा आउटपुट आता है, रीडिंग जो आती है उसमें वेरिएशन होता है। मतलब लोडिंग कंडीशन में जब आप रीडिंग लोगे तो आउटपुट तो कुछ रीडिंग आएगी, लेकिन सेम रीडिंग अनलोडिंग की कंडीशन में नहीं आएगी, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी इनर्शिया है या उसकी कुछ भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसके कारण। तो ये हमारा हिस्टेरिसिस होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही सेम चीज़ है कि ये हमारा क्या इनपुट है, मतलब जो फिजिकल चेंज, और ये हमारा आउटपुट है, मतलब जो वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लोड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब ये लोड बढ़ाते जा रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इनपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो हमको वैल्यू मिलती जा रही है। अब फिर से सेम चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या है, लोड इंक्रीजिंग कंडीशन।
लोड डिक्रीजिंग कंडीशन क्या है, ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको ये वाला कर्व मिला है, तो मतलब इस इनपुट के रिगार्डिंग की कोरस्पॉन्डिंग ये वाला आउटपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला आउटपुट है, ठीक है। तो हमको फिर से क्या मिल गया, यहाँ पे कर्व मिल, यहाँ पे एक दूसरा कर्व मिल गया, और ये हमारा पहले था, ये लोडिंग के दौरान था, ये वाला लोडिंग के दौरान है, और ये हमारा क्या है, अनलोडिंग के दौरान है, ये अनलोडिंग के दौरान है। और दोनों में हमको क्या मिल रहा है, रीडिंग में क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, अंतर है दोनों में। तो दोनों में जब ये अंतर आएगा तो हमारी जो रीडिंग है मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, सेम फिजिकल चेंज के लिए अगर अलग अलग रीडिंग आ रही है तो हमारा तो सही नहीं है ना। अगर वो क्या कहते हैं, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी हम अपना मीडियन ले लेते हैं, और जो भी हमारी ये उसमें इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसमें हिस्टेरिसिस की संभावना होती है, उसके लिए एक रेंज हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतने रेंज में इसका एरर है तब तो हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, नहीं तो हमको ये फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्टेरिसिस एंड प्रेशर अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर में चेंज हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। मतलब प्रेशर को हम वोल्टेज के फॉर्म में मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक हमारा एक होता है डिवाइस वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर, इसमें एक होता है डायाफ्राम, इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम क्या होता है ना कि इस पर जब भी आप प्रेशर लगाओगे तो ये इसका साइज कम होगा, ठीक है, और जब प्रेशर आप रिलीज़ करोगे तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसके जो प्रेशर लगने से साइज में कम होने से और प्रेशर हटने के बाद साइज में ज़्यादा होने से इससे जो जुड़ा हुआ हमारा जो सेंसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पल्सेस क्या होती हैं, वैरी करती हैं। जैसे ये क्या होता है ना, जैसे आप एक चीज़ ये जानते हो कि भाई ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो कैपेसिटर तो ये ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, और ये होता है डायाफ्राम। अब इस पर आप अगर प्रेशर लगाओगे तो इसका क्या होगा, साइज कम हो जाएगा इस डायाफ्राम का, और जब भी आप प्रेशर रिलीज़ कर दोगे तो इसका डायाफ्राम बढ़ जाएगा। तो हम ये भी तो जानते हैं कि कैपेसिटर अगर है तो उसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उसका साइज हम कम करें तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और साइज अगर बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जब कैपेसिटेंस चेंज होगा तो उससे रिलेटेड जो भी वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रेशर से हमने डायफ्राम के डायमेंशन में चेंज करा, कैपेसिटेंस उससे चेंज हुआ, और उससे फिर हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज हो गया। तो अब देखो ये तो हमारा एक हल्का सा वर्किंग हो गया। अब क्या होता है कि ये वाला कर्व जो मिल रहा है हमको, ये वाला कर्व, जब हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट मतलब प्रेशर हमारा कम है और प्रेशर जब बढ़ाते जा रहे हैं तो हमको वेरिएशन इस तरह का मिल रहा है, मतलब रीडिंग कुछ इस तरह की मिलेगी। ये इनपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये रीडिंग है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। लेकिन जब हम बढ़े हुए प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमको रीडिंग कैसे मिल रही है, ये वाले इनपुट के लिए ये आउटपुट। या फिर हम एक चीज़ ये कहें कि ये इनपुट तो सेम है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिला ये मिला, और इसी इनपुट के लिए जो आउटपुट मिला ये मिल गया, ठीक है। तो सेम इनपुट पे हमको दो आउटपुट मिल रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो इस तरह के जो एरर आ जाती है इंस्ट्रूमेंट में, ये हिस्टेरिसिस होती है। तो इसके लिए हम एक रेंज डिफाइन करते हैं, उतने रेंज में अगर हमारा एरर है तब तो ठीक है, रेंज में नहीं है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फिर यूज़ नहीं करेंगे। अगला हमारा जो डेफिनीशन है वो है रिस्पांस टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने डेफिनीशन लिखी है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट टू सेटल फाइनल स्टेडी पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे कोई रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, रीडिंग लोगे तो कुछ फिजिकल चेंज होगा इंस्ट्रूमेंट के पास,
तो वो फिजिकल चेंज जब हो रहा है तो कितने देर में ये इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आप यूज़ करोगे वैसे ही इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड कर देगा। इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपका बाइक का ये जो फ्यूल का मीटर होता है, तो आप उसमें पेट्रोल क्या करते हो, पेट्रोल फिल कराते हो, तो ऐसा तो होता नहीं है कि ये एम्प्टी की तरफ जो निडल है वो तुरंत ही डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा वो क्या लेती है, टाइम लेती है। तो वैसे ही है, जैसे मान लो आप अमीटर यूज़ कर रहे हैं, अमीटर हम यूज़ करते हैं, तो जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगी तुरंत से वो उसका जो निडल है वो रीडिंग नहीं देने लगेगा। वो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है, बहुत प्रिसाइज होता है, वो तो पता नहीं चलता। छोटे इंस्ट्रूमेंट तो हमें पता नहीं चल रहा है, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेसी की बात होती है, एक्यूरेसी या फिर हमको रिस्पांस बहुत क्विकली चाहिए होता है, उन इंस्ट्रूमेंट के लिए ये रिस्पांस टाइम भी बहुत मायने रखता है। तो ये रिस्पांस टाइम यही है कि जब फिजिकल चेंज के लिए फिजिकल चेंज हो रहा है, उसको मेज़र करना है, तो उसके लिए उस फिजिकल चेंज के लिए जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कितना एक्टिवली वो हमको रीडिंग दे रहा है, तो ये रिस्पांस टाइम हो गया। अगला टॉपिक इसमें हमारा है एरर इन मेज़रमेंट। ठीक है, अब भाई ये तो हम जानते ही हैं कि कितना भी हम प्रिसाइज कोई सा भी हम इंस्ट्रूमेंट बना लें, लेकिन हम मेज़रमेंट में हमेशा ही एरर रहेगी। ये अलग बात है कि वो एरर इतनी छोटी हो जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। मतलब अगर एरर मान लो पॉइंट के बाद 6 से 7 स्थान तक है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। एक स्केल से आया, दूसरे स्केल से आया 10.1 सेंटीमीटर, तीसरे स्केल से आया 10.01 सेंटीमीटर, चौथे से आया 10.001 सेंटीमीटर। मतलब ये स्केल दूसरा है, ये स्केल अलग अलग है और ये छोटे छोटे वैल्यू को नाप सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये वाला ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा वेरी कर रही है, ये मतलब इसमें वेरिएशन। अब ये स्केल तो क्या करता है कि ये मिनिमम 1 सेंटीमीटर को नाप सकता है, तो ये 10 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्केल 0.1 को मेज़र कर सकता है, तो 10.1 भी इसमें मेज़र कर लिया। अब ये वाला स्केल क्या कर रहा है, 10.01 को मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लगभग और हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा 10 सेंटीमीटर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 10.1 हो जाए, 10.1 से हमारा कम रहे, 10.02 रहे, 10.03 रहे, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये ना हो कि 10.15 हो जाए, 10.15 हो जाए, 10.2 हो जाए, ऐसा कुछ हमको नहीं चाहिए। 10.1 के कम रहे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सारे ही स्केल यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब ये स्केल तो हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये 10 तक ही दिखा रहा है, ये भी चल जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू 10.2 अगर ये दिखाता तो भी ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, ये मान लीजिए 1 है तो ये 1.2 दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 1.02। ठीक है, स्केल 3, तो स्केल 3 हमारा 10.12 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा 10.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू, तो फिर ये भी हमारा, तो हम फिर क्या करेंगे, अपने ये डायमेंशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हमारा दिखा रहा है 10.102, तो फिर से हम यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया, तो फिर हम इसको अपने डायमेंशन को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा इसमें क्या है, तो इसमें हम ये मेज़रमेंट में ये देख पा रहे हैं कि पहले हमने एक वैल्यू फिक्स की, ठीक है, फिर 2 पॉइंट के बीच की दूरी को मेज़र किया, तो फिक्स जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है मेजरिंग वैल्यू, उसमें कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि इतना लेंथ कम होना चाहिए, इतनी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो हम फिक्स वैल्यू मान लेते हैं उसको तो बोलते हैं ट्रू वैल्यू, कि ये हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर।
ठीक है। तो ये हमारा एरर होता है। अब एरर के कुछ टाइप होते हैं, तो यही देख लीजिए। एरर के एक होता है कंट्रोलेबल, जिसको हम अपना जो भी इसकी जो लिमिटेशंस आ रही हैं, जो भी उसके कारण हैं ये एरर आने के, उसको अगर कारण को हम सही कर लें तो फिर हम एरर को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। दूसरा होता है रैंडम एरर, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो एक होता है कैलिब्रेशन एरर। हमने कैलिब्रेशन में अभी पढ़ा था कि भाई अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो और फिर से हम अगर उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहेंगे और उसके बाद हम अगली रीडिंग लेंगे तो उसमें कुछ एरर की संभावना होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कर लेते हैं, फिर से रिकैलिब्रेट कर लेते हैं। तो अब रिकैलिब्रेशन के दौरान भी कुछ एरर हो सकता है, ठीक है, तो वो कैलिब्रेशन में आएगा। एम्बिएंट या एनवायरनमेंट एरर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट में ये सब होता है कि भाई क्या होता है कि हमारे वातावरण में कई चीज़ें हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, गैस है। तो अगर हम ये जब भी हम मेज़र कर रहे हैं, मान लीजिए प्रेशर मेज़र कर रहे हैं या टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो और सारी क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो उनका भी इफ़ेक्ट तो प्रेशर पे पड़ता है। तो पहली बार जब हम मेज़र करेंगे तो कुछ प्रेशर आएगा, और दूसरी बार जब हम मेज़र करेंगे तो उस समय भी क्या होगा, जो अनदर क्वांटिटीज़ हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वो सब चेंज हो गए होंगे। तो उसके कारण भी कुछ एरर की संभावनाएं होती हैं। फिर अवॉइडेबल एरर, इसमें आता है पैरालॉक्स। पैरालॉक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, ये रीडिंग स्केल है, ये कुछ है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपकी आँख है, आप देख पा रहे हो इससे, ठीक है। अब ये आप एकदम सीधे सीधे देख रहे हो और ये आपकी वैल्यू है, यही रीडिंग दे रहे हो, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी। लेकिन जब आप इसी वैल्यू को यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से, तो ये आपको लगभग यहाँ कहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये वाला रीडिंग है। अब इसी चीज़ को आप अगर यहाँ से देखो तो आपको लगेगा कि ये वाली वैल्यू है, जबकि एक्चुअल में ये रीडिंग है। तो आपका जो ओरिएंटेशन है देखने का, उसके कारण भी रीडिंग लेने में एरर आती है। उस एरर को बोलते हैं पैरालॉक्स एरर, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए क्या होगा, जो रीडिंग वैल्यू उसके एकदम परपेंडिकुलर अगर हम देख पाते हैं उसके ठीक सामने से, तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे, पैरालॉक्स एरर। मिसअलाइनमेंट आप जानते ही हैं, ठीक है। मेटिंग, अगर जो भी दो मेटिंग कंपोनेंट हैं अगर उनका सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट नहीं होता है तो उसको मिसअलाइनमेंट कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को मिला के हम जो भी मेटिंग पार्ट हैं उनको एडजस्ट करेंगे। फिर है ट्रांसलेशन एरर या इनर्शिया एरर, वही जो हम लास्ट में अभी देख रहे थे रिस्पांस टाइम के एग्जांपल में, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिजिकल चेंज के लिए कितनी जल्दी रीडिंग दे रहा है। तो वही अमीटर का एग्जांपल है कि अगर आपने करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो अमीटर तुरंत रीडिंग नहीं देता है, थोड़ी देर बाद देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये संयोगिक या रैंडम एरर में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एरर होता है। तो वो तो आप लोग जानते ही हैं कि आप जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो तो कई सारे ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस, तो जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके प्रोसेस को अगर सही से फॉलो करोगे तब तो आपका ऑब्जर्वेशन ठीक आएगा। प्रोसेस अगर सही से फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में एरर होती है। और ये लास्ट है डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है तो एरर तो ऑब्वियसली आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको चेंज कर लेना। अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, एरर से संबंधित परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए एरर इन जनरल दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो एकदम स्टैंडर्ड होता है, मानी हुई वैल्यू होती है। मतलब वो जो एब्सोल्यूट एरर मतलब सीधे हो गया कि उसका कुछ एक क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। वो डायरेक्ट रिजल्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आता है। ये भी दो टाइप का होगा, ट्रू एब्सोल्यूट एरर और अपरेंट एरर। और एक होता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या होता है कि एक तो हमारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा और एक नहीं एब्सोल्यूट एरर नहीं, एक तो हमारे ट्रू वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और एक वैल्यू होती है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है रिलेटिव एरर होता है। अभी हम आगे देख रहे हैं कि ये सब कैसे कैसे क्या है, ठीक है। अभी देखिए ट्रू एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो ट्रू एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे लिख सकते हैं,
मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू आ रही है और ट्रू वैल्यू जो उसका जो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसी तरह अपरेंट एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो देखिए आप जब भी हम कोई लैब में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन तो लेते नहीं है, एक रीडिंग तो नोट नहीं करते हैं, कई सारे रीडिंग लेते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, ठीक है, समांतर माध्य, और उस वैल्यू को हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यही इसका हमारा ऑब्जर्वेशन आया हुआ है। तो अपेरेंट में सिंपल ये होता है कि कई सारे अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, उसमें से ट्रू वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब वही मेजर्ड वैल्यू जो आप कह रहे हो वही है। अब ये मॉड ले लेने से क्या हो जाएगा कि वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला वाला, ये एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। तो रिलेटिव एरर में देखिए क्या होता है। रिलेटिव एरर में देखिए इसमें कह रहा है एक टर्म आ रहा है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव मतलब किसी के सापेक्ष में, किसी के रेफरेंस में बात हो रही है। तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जो आप ऊपर पढ़े हैं और एक्चुअल वैल्यू जो होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इन दोनों का रेशियो होता है। मतलब जो एरर आ रही है, एरर की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है, ये देखा जाता है। अब इसी को हम परसेंटेज में अगर चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये तो थोड़ा थ्योरी का हो गया, आपको बहुत समझ नहीं आएगा मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने कुछ मेजरमेंट किया, उसमें आपको कुछ पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू सेम होती है। आपके स्टैंडर्ड वैल्यू ये आ गई, आपको ये पता है कि ये है, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू ये होगी। आपने मेजरमेंट किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आई 0.85, ठीक है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि भाई एब्सोल्यूट एरर बताइए, रिलेटिव एरर बताइए, परसेंटेज रिलेटिव एरर बताइए। तो एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उसमें से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो आप, और मॉड ले लोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गई 0.0098, वैल्यू हमने पुट कर दी। रिलेटिव एरर क्या होता है, एक्चुअल जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है और एक्चुअल वैल्यू जो होती है उन दोनों का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, तो वो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि 100 में कितना परसेंट एरर है, कितना एरर है, ठीक है। तो ये 100 में जो भी हमारी वैल्यू दी है 1.13 का एरर है। अब ये है मानकीकरण, थ्योरेटिकल है कि भाई हम अभी जो इतना कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ये सब ये कैसे आता है, कौन बताता है कि ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसके लिए कुछ मेजरमेंट की कुछ संस्थाएं होती हैं, वही डिसाइड करती हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कंपोनेंट यूज़ हो रहा है या जो उसकी प्रोसेस फॉलो की जा रही है, क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस है, क्या मानक हैं उसके। तो हमारे इंडिया में देखिए एक संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो ये हमारे जो भी मानकीकरण से रिलेटेड जो भी काम है वो करती है। इसके कुछ काम ये हैं कि भारतीय मानकों को बनाना, प्रकाशित करना, सर्टिफिकेशन के लिए देती है। भाई मान लीजिए अभी कुछ आपने इसके रिगार्डिंग पेटेंट कराया या आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है और आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट जो भी आपके स्टैंडर्ड है उससे एकदम वैरी करता है, उससे वैरी नहीं मतलब उसके कॉम्प्लियंस है, जो भी आपके रूल रेगुलेशन है, जो भी मानक हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमको अब आप तो उसको अप्रूवल भी देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड है। फिर लैब इस्टेब्लिशमेंट करती हैं, क्वालिटी जो भी अभी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं जिस भी फील्ड में, उनमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करती रहती हैं, मतलब रिसर्च टाइप की चीज़ें। और जो भी हमारे बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी प्रामाणिकता की भी जांच करती है, जो मेज़रमेंट के क्षेत्र में जो भी हैं। और देखिए यूके में क्या है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रिक्वेंटली नाम सुनते हैं, ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये यूरोप की एक मेज़रमेंट के लिए संस्था थी जो ये मेज़रमेंट और मेट्रोलॉजी के संबंध में नियम बनाती थी, जैसे हमारी BIS है वैसे।
तो ये पहले थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन, ये 1946 में क्या बन गई, ISO, ठीक है। और इसके जो स्टैंडर्ड है वाइडली ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये यूनिट आपका ख़त्म हो गया। इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट यही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी मेजरमेंट क्या होता था, और जो भी डिफिनीशन है उसमें ये 4 जो डिफिनीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव परसेंटेज एरर आ रहा था वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला यूनिट आपका अब ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम चौथी यूनिट देखेंगे, लिमिट, फिट और टॉलरेंस। आपको मैंने सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप सिलेबस देख लो, क्योंकि देखिए ये तो बेसिक्स आपने पढ़ लिया मेज़रमेंट के रिगार्डिंग जो भी बेसिक था। अब वो जो लिमिट, फिट और टॉलरेंस है उसमें इनका अप्लीकेशन आएगा। जो आप एक्यूरेसी पढ़े हो, प्रिसिशन पढ़े हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी क्योंकि ये बहुत थ्योरी था, उसमें आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो चौथी यूनिट हम पढ़ेंगे लिमिट, फिट और टॉलरेंस अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।